ये अख्तरुल ईमान का दिन है कि सीमांचल का इतना आवाज़ उठाया, इतना अख्तरुल ईमान साहब और अवैसी साहब, ये लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक। यानी इस बार आप अवैसी साहब अख्तरुल ईमान के लिए जी जान लगा देंगे, अगर आपको अपने से भी पेट्रोल जलाना पड़े तो तैयार हैं? क्या बोल रहे हैं सर, जान देने के लिए तैयार हैं हम। तो दे दीजिए जान। हाँ बिल्कुल जान दे देंगे। आपको ये परिभाषित करना है कि अंधभक्ति किसे कहते हैं या भक्ति किसे कहते हैं। अवैसी साहब जो कह रहे हैं कि जान दे देंगे, मैं सोचा हूँ असल में भक्ति इसी को कहते हैं। ये भक्ति की क्या बात है भाई, ये भक्ति की क्या बात है? ये बात बताए जो हमारे हक के लिए वोट दे सकते हैं, उनके लिए मेहनत कर सकते हैं, जान कभी नहीं दे सकते हैं। क्या है? हमारी जान किसी नेता से बड़ा है। अख्तरुल ईमान, डॉक्टर जावेद, मास्टर मुजाहिद, पसंदीदा कौन आपका? पसंदीदा मेरा मास्टर मुजाहिद साहब है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा अख्तरुल ईमान को, वो नफरत फैलाने का काम कराते हैं पूरा सीमांचल को। अख्तरुल ईमान नफरत फैलाता है, डॉक्टर जावेद को पसंद करते नहीं हैं, और अगर मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलता नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन बन जाता है कि आप बीजेपी को वोट करें। नहीं, हम तो नहीं चले जाएंगे नेपाल घूमने के लिए। मैं इलेक्शन में नहीं रहूँगा 2024 में। टिकट मास्टर मुजाहिद साहब को नहीं मिलेंगे तो हम नेपाल घूमने जाएंगे या उम्रा करने चले जाऊँगा। क्या दिक्कत है? यहाँ रहने से कोई दिक्कत होगा ना किसी को, किसी के बारे में बोलना पड़ेगा, किसी के बारे में कुछ करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि यहाँ रहना ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि मास्टर मुजाहिद साहब आज के डेट में, मैं बोल ही देता हूँ खुल के, कि फिटेड कैंडिडेट अगर कोई है लोकसभा किशनगंज में महागठबंधन का, तो मैं बार बार ये चीज़ आपको बोला कि चयन होना चाहिए, तो मास्टर मुजाहिद साहब बेहतर विकल्प है। कैंडिडेट के रूप में सबसे बेहतरीन विकल्प यहाँ पर अख्तरुल ईमान है। ईमानदार है, बेहतरीन वक्ता है, और उससे अच्छा कैंडिडेट अभी तक किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये तो एनआरसी और किसी और का मुद्दा मामला था, जो एमआईएम के लोग यहाँ पर पैर पसार लिए, फिर उसकी दाल वहाँ भी नहीं गली, तो फिर वो आज सेफ दल में चले गए। आरएसएस से तुलना करें अख्तरुल ईमान क्या आरएसएस से तुलना करें? बिल्कुल, आरएसएस का सेकंड, जैसे बायां हाथ और दायां हाथ होता है ना, एक दायां हाथ हो गया आपका आरएसएस और बायां हाथ हो गया आपका एमआईएम। क्या कहना चाहेंगे? ये आरएसएस बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक ईमान वाले को गैर मुस्लिम के साथ आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं भाई? एक ईमान वाला है ना, आप ये बात बताइए कि कैसा, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। यार एसपी साहब से हमारा मास्टर मुजाहिद अच्छा है, वक्त पर आता है, वक्त पर जनता को सेवा करता है, वक्त पर। उनके मुकाबला कोई नहीं है। एसपी साहब दमखम रखते हैं। नहीं, वो पलटूराम जैसा पलटूराम है वो यार एसपी सही आदमी है ये नहीं, आज तक जनता में नहीं आया, ना जनता हाथ आया, ना जनता पब्लिक के बीच में आया। सीमांचल का नाम कोई अगर बिहार में फैलाया था, वो हमारे राजद के नेता तस्लीमुद्दीन साहब ने फैलाया था। ये लोग भ्रम फैला करके लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं, नौजवानों को। जब विकास के लिए क्रेडिट मास्टर मुजाहिद को दे रहे हैं, तो बढ़ते हुए कराम का क्रेडिट किसे देंगे? अच्छा, जिस दिन पार्टी ये लोग छोड़ा था तो बहुत सब लड़का एमआईएम में जो काम किया था, वो लोग 2 दिन से खाना नहीं खाया था। तो उसका दिल से क्या गुजर रहा होगा, जो पार्टी को इतना आज 2015 से सींच रहा था, वो 5 विधायक बनाया, ठीक है, तो उसका दिल में क्या गुजर रहा होगा, आप समझ रहे हैं? कुछ मैसेज देना चाहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं को यही कहेंगे कि फेसबुक से कुछ चलने वाला नहीं है। ये फेसबुक या नेता सब बेकार हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात, अपना काम धंधा में रहें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। फेसबुक से कुछ होने वाला नहीं है, फेसबुक का नेता कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप जिस नेता को सपोर्ट करते हैं, अगर सबसे ज़्यादा कोई फेसबुक में पोस्ट करता है तो मास्टर मुजाहिद साहब है। कहीं इशारा यत्न उन्हीं पर तो नहीं था? नहीं, मास्टर मुजाहिद को तो ये नहीं है। गोली वैसा मरल जा, हाँ, जैसा यानी कि निशाना हो जाए। हाँ, तो ईशा बोलिया हमारा डायरेक्ट काक बोल ले, अख्तरुल ईमान बोल ले, बोले अख्तरुल ईमान। अरे भाई, हम चार आवाज ले जाए सदलो जाए बोलो, यानी कि जरा परेशानी है सीमान चलो, उड़ा जाए सदलो जाए बोलो, तो उड़ा नगल को कि खराब छे करने का खराब। और इरा बात को जो कि यानी कि मास्टर मुजाहिद कोई रास्ता घाटा कोई मिल गया, फोटो डाल दिले, वार्ते ने उड़ा हंगल चाहिए। आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। अभी हम मौजूद है जनताबाड़ी, कन्हैया जनताबाड़ी हाट में, जिसको कि राजनीति का बहुत बड़ा हब कहा जाता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री का चयन भी कभी कभार यहीं से होता है। बहुत सारे लोग हैं, हम राजनीतिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे, आने वाले लोकसभा को लेकर बात करेंगे। मेराज अली साहब है, आयुष अर्जू साहब है, रागिब भाई जो बिना सिंबल पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, इन्हें हटाने की मांग जोरों से चल रही है। बहुत सारे लोग हैं, हमारे अंजुम भाई, अफरोज़ भाई है तेघरिया से, नमान अवैसी साहब है, फैज़ान भाई है, विजय जी है। जो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे रागिब भाई, जो बिना सिंबल पार्टी का कोषाध्यक्ष है, आने वाले लोकसभा को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कैंडिडेट के रूप में सबसे बेहतरीन विकल्प यहाँ पर अख्तरुल ईमान है। ईमानदार है, बेहतरीन वक्ता है, और उससे अच्छा कैंडिडेट अभी तक किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में
कोई नहीं है। वो अगर पिछला मरतबा हारे तो वो अपनी वजह से नहीं हारे, वो पार्टी की वजह से कुछ लोग पार्टी का विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध करने वाला बहुत कम है यहाँ पर। पार्टी का विरोध इसलिए होता है कि वो मुस्लिम पक्ष का ज़्यादा पक्ष रखते हैं अवैसी साहब, इसलिए कुछ लोग हैं ना उसका विरोध कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करता है। मगर ऐसी कोई बात नहीं कि वो हिंदू मुस्लिम करता है, वो हिंदू को भी साथ में लेके चलता है। आप देखते हैं जिस तरह गामा साहब यूपी में है, वो हिंदू है, या आपका संतोष कुमार चौधरी साहब हैं, ये लोग भी हिंदू को ले चलते हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोग वहाँ मचा के रखे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करता है। मगर वो ऐसे शख्सियत के लिहाज से दिखेगा तो अख्तरुल ईमान से अच्छा कैंडिडेट सीमांचल में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी अगर वो खुदा ना खास्ता, ऐसा तो होगा नहीं, खुदा ना खास्ता अगर राजद में चले गए तो ये 24 सीट का टिकट का विधानसभा टिकट का फाइनल वो ही करेंगे, जहाँ तक उम्मीद है। अभी अगर वो चले गए, मंत्री बनना तो अलग बात है, वो अगर खुदा ना खास्ता चले गए तो ये 24 सीट सीमांचल में जिस तरह से सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब रखते थे पहले, अभी वो अख्तरुल ईमान रखेंगे। इतना चलिए, अख्तरुल ईमान साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि अख्तरुल ईमान साहब सिर्फ अच्छे हैं कह देने से नहीं हो जाएगा। 2-3 चीज़ें बताएं उनके बारे में जो साबित करे कि अख्तरुल ईमान अच्छे हैं। सबसे पहली बात यह है कि 2014 में वो चुनाव में जब वो भाजपा को यहाँ जीतने का वो देखा डर कि हमारा भी फील्ड नहीं बन रहा है और हम लड़ रहे हैं तो भाजपा निकल जाएगी, तो उसको वहाँ से करोड़ों रुपया का ऑफर आया था नहीं बैठने के लिए, करोड़ों रुपया का। उसका सबूत बहुत आदमी है कि नहीं बैठे, आप नहीं बैठे खड़े रहिए भाजपा की तरफ से। मगर वो रुपया को वो कहा कि हम 70 बार हारना मंजूर करेंगे, मगर वो करोड़ों रुपया, हम 5 करोड़ से ज़्यादा का ऑफर था, मगर वो रुपया का हम लालची नहीं है। लेकिन फिर भी उनके बारे में कहा जाता है कि जब अख्तरुल ईमान ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने जब विधानसभा में टिकट को चयनित किया था तो जो खेल हुआ था वो काफ़ी लाखों में थी। और हाँ, कुछ लोग लाखों में बता रहा है, कुछ लोग करोड़ों में बता रहा है, मगर वो उस खेल में उसका अदना बराबर भी हाथ नहीं है। वो जितना भी रुपया लिए हैं माजिद साहब डायरेक्ट लिए हैं, वो हेलीकॉप्टर के लिए 25 लाख के लिए थे और बहुत सब आदमी के पास नहीं भी लिए। ये सिर्फ ये पार्टी नहीं, आप देखिएगा कोई भी पार्टी, आपका राजद का यहाँ पर इंतखाब बबलू साहब, राजद का या लालू प्रसाद का साहबजादा का इसमें शादी में गए थे और इंतकाल कर गए। उसके बाद तेजस्वी यादव डायरेक्ट यहाँ पे आए उनके घर में और वादा करके गए हैं सीमा इंतखाब को कि टिकट हम देंगे आपको, मगर टिकट उनको नहीं दिया। वो टिकट करोड़ों रुपया दूसरों के पास बेच दिया। ठीक है, ये इसलिए अख्तरुल ईमान को बदनाम किया जाता है यहाँ पर कि अख्तरुल ईमान अपना गांव समाज का आदमी है, अपने गांव समाज को 2-4 बात कह भी देंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, पर वो बुरा भी नहीं मानते हैं। उसके ऊपर जितना विरोधी लोग कहते हैं, जितना विरोध किए हैं, ऐसा विरोध हमको लगता है सीमांचल में किसी नेता का नहीं किया हो कोई। अभी कुछ दिन पहले कुछ लड़के हमारे सांसद साहब के खिलाफ कुछ लिख दिया तो डायरेक्ट एसपी साहब के पास वहाँ पर आवेदन दे दिया और उसकी वाइफ, उसकी अम्मी एसपी साहब को डायरेक्ट फ़ोन करके कहती है कि हमारा एनजीओ के खिलाफ मिले। मगर अख्तर साहब को कैसे पता कि उसकी अम्मी, उनकी वाइफ एसपी साहब के साथ गई थी? जिन लोगों ने पोस्ट किया था उनके खिलाफ बकरी के बारे में और क्या क्या चीज़ के बारे में, वही लोग बता रहे हैं खास तौर से। कैसे उन लोगों को कैसे पता? हाँ, उन लोगों को डायरेक्ट ये क्या कहता है फ़ोन किए थे। उसमें एक आपका अख्तर साहब का बहुत करीबी आदमी है अबू गुफरान नसरुल्लाह, वो हमको बताए थे ऐसी बात। वो कहा कि हम जेल जाना मंजूर करते हैं मगर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। आइए आरजू साहब है, हम उनके बीच आना चाहेंगे। कोचा धमन की अगर बात करें तो आइए आरजू पहले काफ़ी एक्टिव रहते थे और यहाँ की राजनीति में कोई ऐसा चीज़ ना हो जो इनको टच होकर नहीं गुजरी थी। फिलहाल खामोश नज़र आ रहे हैं। जब से शादी हुई है तो भाभी इजाज़त नहीं दे रही है या मन हट गया इन सारी चीज़ों से? बहुत बहुत शुक्रिया रमेश साहब। ऐसी कोई बात नहीं है। वक्त और हालात को देखता हुआ लोगों को बहुत कुछ मतलब सोच समझ कर करना पड़ता है और हम ये आपको लगता होगा बट ऐसी कोई बात नहीं है। हम जैसे थे वैसे ही हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव का बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया। मास्टर मुजाहिद आलम, अख्तरुल ईमान, डॉक्टर जावेद, संभावित ये लोग हो सकते हैं। हालांकि मास्टर साहब का क्लियर नहीं है, लेकिन डॉक्टर जावेद और अख्तरुल ईमान क्लियर है। इन दोनों में से अगर एक की बात की जाए तो आपका पसंदीदा कौन होगा, अख्तरुल ईमान, डॉक्टर जावेद? देखिए, ये वक्त और हालात ही तय करेगा और मैं समझता हूँ कि ये समय है, ये समय आने पर बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वर्तमान की बात अगर करते हैं, वर्तमान सांसद की,
तो मैं नहीं समझता हूँ कि वे किसी भी उन लोगों के उम्मीद पर खरा उतरे हैं। और मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने तरफ से कि कैंडिडेट का चयन बहुत सोच समझ कर करना होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो या महागठबंधन के जितने भी दल हो, उन सबको किशनगंज लोकसभा सीट को अगर बचाना है तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट बहुत सोच समझ कर देना होगा। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर जावेद साहब किसी भी मामले में किशनगंज लोकसभा के लिए फिटेड कैंडिडेट नहीं होंगे महागठबंधन के। डॉक्टर जावेद साहब का अमूमन बात कही जाती है कि वो शांत स्वभाव के हैं, छल कपट उनके अंदर नहीं है, एक साफ छवि के नेता है, दलाली उन्हें नहीं आती है, बहुत शरीफ है, नमाजी है, मुत्तकी है, परहेज़गार आदमी है। फिर आपको इतनी दिक्कत क्यों है मौजूदा सांसद से? नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, ये बात दिक्कत की नहीं है। लोकतांत्रिक देश है हमारा और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आप बात बोले कि बहुत ईमानदार, छवि, नमाजी, मुत्तकी, तो ठीक है भाई, तो ऐसे लोगों के लिए पॉलिटिक्स नहीं ना है। फिर ऐसे लोगों के लिए मस्जिद का दरवाज़ा खुला, मैं समझता हूँ कि हमेशा इत्काफ में ही बैठे रहे, बात ख़त्म है। जब आप सारी बात लेके आते हैं तो पॉलिटिक्स ऐसे लोगों के लिए नहीं है। फिर आपको पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में रहना है, जीवित रहना है, तो आपको जनता के हर सुख दुख में साथ होना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि मास्टर मुजाहिद साहब आज के डेट में, मैं बोल ही देता हूं खुल के, कि फिटेड कैंडिडेट अगर कोई है लोकसभा किशनगंज में महागठबंधन का, तो मैं बार बार ये चीज़ आपको बोला कि चयन होना चाहिए, तो मास्टर मुजाहिद साहब बेहतर विकल्प है। आप अगर आपके बस में होता, अगर टिकट के लिए आपको पूछा जाए तो शायद महागठबंधन टिकट के लिए आप मास्टर का नाम लेते। देखिए, मैं नाचीज़ इंसान हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारी ज़रूरत नहीं है पार्टियों को। मैं एक आम जनता हूँ और ये आम जनता की आवाज़ है, ये आम जनता की आवाज़ है कि सोच समझ कर चयन करना पड़ेगा महागठबंधन। मास्टर मुजाहिद साहब ही क्यों आपको पसंद है? क्या कुछ बता पाएंगे, कुछ उनकी अच्छाइयाँ, कुछ उनके बारे में? देखिए, मास्टर मुजाहिद साहब के साथ मैं काफ़ी दिन से जुड़ा हूँ और काफ़ी दिन से जो जुड़ा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि पूरे किशनगंज लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों को घर घर जाने पर मजबूर कर दिया मास्टर मुजाहिद साहब ने। आप किसी चीज़ में भी देख लीजिए, 24/7 जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा जनता के बीच में रहने का काम करते हैं, हमेशा जनता को सही दिलासा दिलाने का काम करते हैं, चाहे हमारा ही कोई मैटर हो या अदरवाइज़ कोई भी जनता का हो। एक बात अक्सर कहते हैं जो मास्टर साहब के विरोधी होते हैं कि जब कोई काम होने वाला होता है, चूँकि सरकार के कई लोगों से उनके ताल्लुकात है कि मान लीजिए ये रोड ख़राब है और ये काम होने वाला है, तो उसके 1 महीना पहले वो एक लेटर लिख देते हैं और जब काम होता है तो क्रेडिट लेने के लिए मास्टर साहब पहुंच जाते हैं। एक ये चीज़ है। और दूसरी बात है कि पूरे किशनगंज विधानसभा में कहीं भी काम हो, जो काम हो रहा है उस काम में क्रेडिट दिया जाता है कि मास्टर साहब कर रहे हैं। तो जितने और विधायक हैं, सांसद हैं, क्या वो सारे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? जितने काम हो रहे हैं सब मास्टर साहब कर रहे हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये विपक्ष के लोगों का एक साजिश, और ये मतलब विपक्ष का रोल क्या है? विपक्ष तो अपना रोल अदा करेगा ही ना भाई। जैसे हम कोई काम बढ़िया कर रहे हैं, आप मेरे विपक्ष में हैं, तो आप तो किसी तरह का भी मतलब एलिगेशन लगा दीजिएगा कि वो फलना चीज़ कर रहे हैं, फलना चीज़ कर रहे हैं। क्रेडिट खोर कोई और हो सकता है, मास्टर मुजाहिद नेवर, ये कभी नहीं हो सकता। मास्टर मुजाहिद साहब क्रेडिट खोर नहीं है, वो ज़मीनी नेता, वो ज़मीन पर रहकर आज के डेट में भी जीते हुए पर भारी हैं, तो ये कम बात थोड़ी ना है। पूरे लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये तो एनआरसी और किसी और का मुद्दा मामला था जो एमआईएम के लोग यहाँ पर पैर पसार लिए, फिर उसकी दाल वहाँ भी नहीं गली, तो फिर वो आज सेफ दल में चले गए। सब अपना सेफ जोन खोजते हैं। एमआईएम की तरफ से बातें कही जा रही है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव अख्तर उल ईमान काफ़ी मजबूती से लड़ेंगे और उनकी जीत भी होगी। देखिए, अख्तर उल ईमान साहब हमारे लिए हमारे बहुत करीबी हैं, मेरे रिश्तेदार में भी हैं। मैं समझता हूं कि अख्तर साहब भी बढ़िया कैंडिडेट हैं। मैं समझता हूं कि पार्टी से अगर बात किया जाए तो हम उनकी विचारधारा की हमारे साथ उसका जो मामला है, विचारधारा का हम उसका विरोध करते हैं। एज ए पर्सनली आई लाइक इट। व्यक्तिगत तौर पर अख्तर साहब को पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ विचारधारा की बात आती है तो पसंद नहीं करते हैं। हमारे साथ अंकल भी है। लोकसभा चुनाव के लिए फिटेड कैंडिडेट आप किसे मानेंगे? अख्तर उल ईमान, डॉक्टर जावेद, मास्टर मुजाहिद, तीनों में से कौन अच्छा है? जैसे जो भी सरकार हमारे गठबंधन में है, जो भी लेके आए हम उसको ही पसंद करेंगे। जो सरकार जो बनेगा उन्हें देंगे। डॉक्टर जावेद साहब की जो है उस माने सरकार उन्हीं की। अब भाई सरकार जैसे निर्णय लेगी उसमें भी हम लोग को भी निर्णय लेना होगा।
जैसे इजहार साहब हैं हमारे अभी, हाँ, तो उनके साथ हम चलेंगे बस। इजहार एसपी विधायक कोचा धमन के साथ आप चलेंगे, अब उनके समय क्या कुछ कहना चाहेंगे इजहार एसपी साहब के बारे में? जी, इजहार एसपी साहब बहुत बढ़िया नेता है। अब पार्टी गठबंधन में गए हैं, अब जैसे भी हमारे इजहार साहब बोलेंगे उस हिसाब से काम होगा। कुछ में से इजहार साहब जैसे बोलेंगे उस हिसाब से आप चलेंगे, यानी आपका नेता इजहार एसपी साहब है। इजहार एसपी साहब के बारे में कहा जाता है कि जब उन लोगों ने पार्टी उटी दर बदर किया, बहुत सारी चीज़ें इल्ज़ाम लगाया था कि पैसे लेकर, आप किस संदर्भ में देखते हैं वो लोग एमआईएम छोड़कर राजद में गए इजहार एसपी साहब को लेकर? नहीं सर, जैसे मानिए भाई, जब एमआईएम में थे इजहार साहब, एक बार एसपी साहब से या डीएम साहब से बात भी हुए। दूसरा बार जब कॉल किया तो डीएम साहब फ़ोन रिसीव नहीं किए। उसके बाद भाई जब राजद में गए, बहुत बढ़िया पार्टी में गए, सरकार में, अच्छी बात है। चलिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहेंगे कि इजहार एसपी साहब ही एमपी का चुनाव लड़ लें? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर इजहार साहब को ही टिकट दे तो भाई उनके साथ सपोर्ट है हम लोग। हाँ बिल्कुल। फिर भी अगर आपको अधिकार दिया जाए कि आप किसी का नाम लीजिए, टिकट कैसे दिया जाए, तो आपका पसंदीदा इजहार एसपी साहब है? जी बिल्कुल। चलिए, इजहार एसपी साहब का भी नाम। इजहार एसपी साहब से हमारा मास्टर मुजाहिद अच्छा है, वक्त पर आता है, वक्त पर जनता को सेवा करता है, वक्त पर हर जगह उसको जो भी राशि मिलता है वो फटाफट ला करके देता है। आप कह रहे हैं कि इजहार एसपी साहब बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है। अभी हमारे इजहार साहब सरकार के बीच गए हैं। हाँ, हमारे इजहार साहब भी दम रखते हैं इतना, ठीक है, दमखम है पूरा कोचाधवन क्षेत्र में। उनके मुकाबला कोई नेता नहीं। उनके मुकाबला कोई नहीं, इजहार एसपी साहब दमखम रखते हैं। नहीं, वो पलटूराम जैसा पलटूराम है। वो इजहार एसपी सही आदमी है ये नहीं, आज तक जनता में नहीं आया, ना जनता हाट आया, ना जनता पब्लिक के बीच में आया। कोई भी मैटर होता है नहीं आता है, वक्त पर आता है मास्टर मुजाहिद। उसी को जो वोट होगा, जो भी होगा, हम उसी को देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करने चाहते हैं सर। रही बात भाई जो जैसे बोलता है ठीक है, हमारे इजहार साहब जैसा नेता कोई नहीं है विधायक। इजहार साहब जैसा नेता कोई नहीं है। कुछ जनता कन्याबाड़ी में हम लोग मौजूद हैं, राजनीतिक चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। वो सारे एक से एक योद्धा लोग बैठे हुए हैं। बात हो रही थी कि चाचा कह रहे थे कि इजहार एसपी जैसा कोई नहीं है पूरे किशनगंज लोकसभा में, और एक बगल में बैठा हुआ आदमी बोला था कि मास्टर मुजाहिद जैसा कोई नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों हमारे ही महागठबंधन के नेता है, दोनों जैसा कोई नहीं है। दोनों जैसा कोई नहीं है। एक जो सियासत में जो परिपक्वता होती है वो आपके अंदर आ चुकी है, इसलिए आप बातों को उसी हिसाब से रखते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों अपने अपने जगह में दोनों ठीक है। कोई किसी फील्ड में अच्छे हैं तो कोई किसी फील्ड में अच्छे हैं, ठीक है। मास्टर मुजाहिद साहब को भी हम खराब नहीं बोल सकते और ना ही इजहार एसपी साहब को खराब बोल सकते हैं। अगर वो खराब होते तो आज विधायक नहीं होते, मैं तो इतना जानता हूँ। ऑन द कैमरा जो भी हो, अंदर खाने की लड़ाई चल रही है। डॉक्टर जावेद और मास्टर मुजाहिद कहना कि दोनों चाहते हैं कि महागठबंधन टिकट हमको मिले। अगर ऐसे रमीज रेजा को ये पूछा जाए कि महागठबंधन सांसद के लिए टिकट डॉक्टर जावेद को देने से अच्छा रहेगा या मास्टर मुजाहिद साहब को, नहीं, इस पे तो हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि जब पार्टी का जो फैसला होगा, ठीक है, उस फैसले पे हम बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा होते हैं। आपके पास 100 नंबर हो और मास्टर साहब और जावेद साहब को नंबर दिया जाए तो 51 नंबर आप किसको देंगे? नहीं, जिस समय हमको नंबर बांटने का समय आएगा, जब हमसे पूछा जाएगा तो उस समय हम सोचेंगे, लेकिन अभी मेरा इतना हैसियत नहीं है पार्टी की, मैं हम नंबर बांट सके, ठीक है। तो इसलिए हम नंबर अभी ना आपको ही देंगे ना पार्टी को दे पाएंगे। चूँकि आप पार्टी से एक सारी चीज़ लेकर के हैं, कुछ दिन पहले जो चीज़ें हुई अतीक अहमद और सारी चीज़ों को लेकर, जिस तरह सारा किया गया यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर, देखिए, ये बोल रहे थे योगी सरकार, आदित्यनाथ योगी जी और उनके जितने भी भाजपा समर्थक हैं, जितने भी आरएसएस के लोग हैं, कि बिहार में जंगलराज आ गया, बिहार में जंगलराज आ गया। तो उसी का जवाब आपको जाकर के मिला यूपी में कि जंगलराज आखिर कहाँ है, बिहार में है कि यूपी में है। केंद्र शासित केंद्र सरकार के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके सरकार के अधीन, मतलब उनके तहत जहाँ जहाँ राज्य सरकार में जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं केंद्र सरकार के अधीन, उन सब राज्यों में जंगल राज है। चलिए, हम लोकल चीज़ों में आना चाहेंगे, जो कि सरकार में आप लोग बैठे हुए हैं। अभी सारी चीज़ों को जो देखा जा रहा है कि अगर हम जिस हाथ में हैं, चर्चा हो रही थी लोकसभा चुनाव के लिए, सारी चीज़ें बात रहता है, तो इसमें टिकट का जो ये होता है, क्या जावेद साहब का टिकट कट सकता है? इस तरह कुछ लोग आप ही के जो है वो कह रहे हैं कि इस बार टिकट में कुछ हो सकता है।
टिकट के बारे में तो हम आपको बोले रमेश जैजा साहब कि टिकट का जो भी मामला है, जो आला कमान तय करेगा उस पर हम खरा उतरेंगे। एक बात यहाँ अभी रागी भाई कह रहे थे कि जब यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव आए थे तो उन्होंने वादा किया था, बबलू भाई अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी वाइफ क्या शीमा इंतखाब जी को टिकट देने का वादा किया था, लेकिन वो कहते ना तुम तो ठहरे परदेसी वादा क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से। इसका जवाब है मेरे पास। तो वादा करने के बाद वादा खिलाफ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय हमसे ज़्यादा क्लोज कोई नहीं था, आपको भी पता होगा। और उस समय हम हर चीज़ में इन्वॉल्व थे। इंतखाब आलम बबलू साहब के डेथ के बाद शुरू से लेकर के आखिर तक, जब टिकट की बात आई 2020 के चुनाव तक हम साथ थे, हर जगह हर कदम कदम पे खड़े थे। ये बात जो वादे की कि टिकट देंगे, ये कोई वादा नहीं किया गया था, ये बिल्कुल गलत है सरासर। या ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था, ये बोला था कि हम लोग साथ हैं, साथ रहेंगे, मिल करके काम करेंगे। चलिए मेरा साहब के पास भी आएंगे, फैज़ान भाई हमारे बीच है। एक मामूली सा छोटा सा सवाल, क्या 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 कुछ कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा के वक्त देखा जाएगा, अगर गठबंधन मास्टर मुजाहिद साहब को अपना टिकट देती है तो हम उसके साथ खड़ा हैं। चूँकि आप बहादुरगंज विधानसभा से हैं, तो आपके वहाँ के जो राजनीतिक चीज़ें हैं, वहाँ के जो नेता है, कोई विधायक है, कोई पूर्व विधायक है, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बातें हैं जो आपके जहन में हो? लोगों ने बदलाव कह के वोट दिया और देखते हैं कि अभी वर्तमान विधायक कितना खरा उतर पाते हैं अपने कामों में। फिर 5 साल बाद, 3 साल बाद जो चुनाव होंगे, उस समय फिर लोग जो अच्छा फैसला होगा वो उन्हें लेंगे। चलिए अभी आप देख रहे हैं नौमान अवैसी साहब है, जो लगातार सोशल मीडिया में आप इसे देख पा रहे होंगे। कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काफ़ी सपोर्ट में थे और बातें कर रहे थे, इनके पोस्टों के सारी चीज़ में हम लोग के पास रखे हुए होते हैं, लेकिन आने के तुरंत बाद ये मास्टर मुजाहिद साहब के खेमे में चले गए। क्या प्रलोभन दिया गया आपको? अभी तो सर अभी कहाँ गए, ऐसे मिलने के लिए गए थे, अभी गए नहीं हैं हम। ऐसी मिलने के लिए गए थे और आपको माला पहना दिया गया? जी माला पहना दिया। ये तो गलत बात है ना कि कोई मिलने के लिए जाए और उसे माला पहना दिया जाए। तो क्या ज़रूरी, अब ज़रूरी नहीं है ना सर, अगर कोई माला पहना दिया तो क्या ज़रूरी नहीं होता है ना कि आप उसी पार्टी में चले गए। हम शुरू से अख्तर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अख्तर साहब को सपोर्ट करते रहेंगे। मैंने आपके साथ गलत हो गया, आप मिलने के लिए गए, आपको माला नहीं पहनाना था, कहीं ना कहीं गलत हुआ है। अब गलत की क्या बात है, अब कहीं अगर किसी के पास कोई अगर चले गया, अगर मोहब्बत से अगर कोई अगर कुछ भी अगर जहर भी खिला दिया तो जहर भी खा लिया जाता है। तो मोहब्बत से अगर कोई अगर हार में अगर कोई गले में अगर लगा देता है तो थोड़ा ना ये गलत बात है। अब ये बात बताइए कि राजनीति गलत बात है, दोस्ती और यारी में कोई अलग बात है। अगर कोई अगर पहचान के दो यारी दोस्ती है तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जायज़ हो सकता है। तो हम शुरू से अख्तर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह शुरू से ही आखिर तक उसको करते रहेंगे। अख्तुल ईमान को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट कर रहे हैं? वही एमआईएम को हम शुरू से सपोर्ट करते हैं और कहते रहेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंशाल्लाह। अख्तर साहब अगर जीत भी जाते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि जैसे उनके विधायकों ने पार्टी छोड़ दिया, अख्तर साहब नहीं छोड़ेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह। हमारे अख्तर साहब यानी कि उस दिन नहीं बोले थे, एक हमारे अख्तर साहब बोले थे कि कौन सा भी डायलॉग हमको याद नहीं आ रहा है, तो बोल रहे थे कि ये ऐसा अगर भागने का होता तो पहले ही भाग जाता, मगर हमारे यानी कि अख्तर साहब के ऊपर हमारे अवैसी साहब विश्वास किए हैं और वही विश्वास पर कायम है और हमारे अख्तर साहब ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। 2-4 ऐसे काम बता दीजिए, ऐसी चीज़ें बता दीजिए जिसको लेकर मैं भी अख्तर साहब की तारीफ कर सकूं। क्या कहें, वही एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, नापी है अभी मिट्टी पर ज़मीं हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी हम लोग के लिए अगर सदन में अगर कोई आवाज़ उठाते हैं, हम सीमांचल में अंदर में आज कोई बोलबाला के हिसाब से अगर हमारे सदन में अगर कोई बयान देता है तो आज हम सीमांचल के से उठकर हमारे अख्तर साहब ही बयान देते हैं। अगर आज मामला होता है, आज कोई दंगा फसाद होता है तो हम नहीं देखें आज तक यानी कि कोई हमारे एमएलए विधायक जाकर के वहाँ पे यानी सदन में जाकर के बयान दिया है। और ये सब मामले में अगर कोई बयान देता है तो हमारे अख्तर साहब भी देते हैं। बहुत अच्छी बात एक याद आई हमें, मेराज भाई उससे पूछना चाहेंगे कि दंगों की बात आई, कुछ दिन पहले बिहार जल रहा था, धार्मिक दंगे हुए और बिहार की जितनी भी सेकुलर पार्टियाँ हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, जनता दल के, सभी ने अपनी ज़ुबानों पर ताले लगा दिए और अख्तुल ईमान ही इकलौता शख्स थे जिन्होंने वहाँ दौरा किया, वहाँ रात सामग्रियाँ बांटी। क्या नहीं लगता आपको, हमारी मस्जिदें जलाई गई, मदरसों को जलाया गया, तमाम तरह जो राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू के नेताओं को भी जाना चाहिए था? एक्चुअली होता क्या है, देखिए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी अपने जगह में सही हैं। इसमें क्या हो जाता है कि जैसे हमारे माननीय सांसद जी जिस तरह से किशनगंज में है ना, गठबंधन के कुछ नेता इस तरह के होते हैं जो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। उनको लगता होगा कि मेरे लिए पार्टी और पद बस यही तक सीमित रहना है, मेरे लिए जनता मरे गले
हो सकता है मे भी कि वहाँ के जो लोकल सांसद और विधायक होंगे वो हमारे माननीय सांसद जी की तरह होंगे। माननीय सांसद मतलब हमारे डॉक्टर जावेद साहब, क्या राय है उनके बारे में? आपको मेरी बातों से क्या लगता है, क्या राय हो सकता है उनके बारे में? अमूमन चूँकि आप बहुत करीब भी रह चुके हैं जावेद साहब के और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे, और एक ज़माना था कि उनके साथ आपकी काफ़ी तस्वीरें हैं, काफ़ी मीटिंगें हैं, काफ़ी प्रोग्राम में आप गए हुए भी हैं, तो क्या एक उम्मीद है कि फिर से आप करीब आ सकते हैं? मैं जो उनके करीब गया था, जो वो जो आप लोग जो एक भ्रम फैला के रखे हैं उनके कुछ लोग कि बहुत ही नहायत ही शरीफ हैं, पाक साफ हैं, ये दिसदड़ हैं, तो उसी भ्रम में मैं गया था। लेकिन मैं वहाँ जब गया तो मुझे वैसा फील हुआ, प्रतीत हुआ कि ये शराफत का चोला पहन के रखे हैं, इनके अंदर नेता की कोई क्वालिटी या खूबी है नहीं। तो ऐसे आदमी के साथ रहने से भला है कि मैं घर में किसी वार्ड सचिव के साथ पकड़ लूँ। क्या कहेंगे आप? कौन चीज़ कह रहे हैं? कोई खूबी नहीं है नेतागिरी का, मेरा जनी साहब कह रहे हैं। राजद दिव्यांग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष, और राजद के आप भी कौन सा अध्यक्ष हैं? प्रदेश महासचिव, हाँ मेरे ख्याल से। तो राजद के प्रदेश महासचिव साहब राजद के जिला अध्यक्ष की का जो बयान है कि किसी काम के नहीं है, इसको क्या कहेंगे आप? नहीं देखो, अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। अगर ऐसा होता तो फिर वो आज सांसद नहीं होते। और इससे बिहार जलता रहा, लेकिन आपके मागर में कोई भी नेता उन जगहों पर पहुंचना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि इफ्तार पार्टी दे करके हमें संतुष्ट किया गया, हमारी मस्जिदें जलाई गई, हमारे किताबों को जलाया गया, और इसके बदले में सिर्फ इफ्तार पार्टी दिया गया। पत्रकार साहब, पहुंचना जरूरी था या फिर उस पर कार्रवाई करना जरूरी था? क्या कार्रवाई, ये बताइए। क्या कार्रवाई जरूरी था? कार्रवाई जरूरी था। क्या कार्रवाई नहीं हुई? क्या जो लोग इसमें शामिल थे उन लोगों को जेल में नहीं भेजा गया? उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया? उन सबों को जो धाराएं होती है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत सबों को जेल में बंद कर दिया गया। सबके ऊपर एफआईआर हुआ, जितने भी नामजद एफआईआर थे सबको बिल्कुल कस करके पकड़ करके बांध करके जेल में बांधा गया, डाला गया, और जो नहीं पकड़े गए उनके घरों को कुर्की जब्ती करके तोड़ा गया। आप क्या राय रखते हैं इसमें जो कह रहे हैं? जब बिहार जल रहा था, दंगे हुए और बहुत सारी चीज़ें नुकसान हुआ, उसको कोई नेता नहीं पहुंचा अख्तर ईमान को छोड़कर। अभी जिस तरह से आतिक का हत्या हुआ और लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है उन लोगों पर, ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ पर मसला आ गया है। ठीक है, 30 तारीख को जब दंगा हुआ तो फिर 1 तारीख को क्यों हुआ? ये सबसे बड़ा पॉइंट की बात, इसी तरह ये पॉइंट की बात है। और आप एक सवाल ये नौमान साहब से पूछे कि 2-3 काम बता दिए अख्तर साहब का, जिससे हम भी दीवाना हो जाए। आपको पता है जब राजद में वो थे, किशनगंज जिले में 16-17 लाख की आबादी है लगभग, उस वक्त 17 हाई स्कूल था। उसके बाद ये ऐसा पक्ष रखे कि किसी डिस्ट्रिक्ट में 13 लाख की आबादी है, वहाँ 80 हाई स्कूल था, तो ऐसा पक्ष रखे विधानसभा में, तो अलग से विधानसभा में कमेटी गठन करना पड़ेगा, उसके करना पड़ा और मीटिंग रखा। उसके बाद यहाँ पर 30 हाई स्कूल अलग से दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और आज जो सीमांचल इतना मशहूर हो गया पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान में गैर ममालिक में भी सीमांचल का नाम आता है अभी, तो ये अख्तरुल ईमान का देन है कि सीमांचल का इतना आवाज़ उठाया, इतना अख्तरुल ईमान साहब और अवैसी साहब, ये लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सीमांचल का हर एक मुद्दा को आज जो आप देखें 2017 में जो बाहर से हम लोग का घर कटा था गरीब मजदूर का, उनको मुआवजा नहीं मिला था, मगर वो 2017 के बाद अभी मिला। ये अगर दबाव नहीं होता तो क्या मिल जाता? ये तो अब तो यहाँ पे विकास होगा बहुत बेहतरीन से, ये बात समझ लीजिए। महागठबंधन वाला को मजबूरी में विकास करना पड़ेगा। ये पहले कोई विकल्प नहीं था, अब एक विकल्प तैयार कर दिया है। साहब उंगली कर रहे थे, आप सब कुछ समझ में कुछ बात हो, क्या कहना चाहेंगे? उंगली नहीं कर रहे थे सर, हम उंगली खड़ा होकर ये चीज़ कर रहे थे कि एक पॉइंट हम भी ये चीज़ कहना चाहेंगे। जिस तरह से आपने बिहार में दंगे की बात की है ना, तो इनमें सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब ही नहीं खड़े थे, बल्कि विधानसभा में हमारे महागठबंधन के और भी नेता खड़े थे। जैसे आप राजद के अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब को देख लीजिए, उन्होंने भी अपनी बातों को बड़ी ज़ोर शोर से रखा था। और कदवा कटिहार के जो विधायक हैं शकील अहमद खान साहब, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा था। जो हमारे माले के विधायक हैं महबूब साहब, उन्होंने अपनी बातों को बहुत ज़ोर शोर से रखा था। और मैं कहता हूं कि एक कानून का राज है। अरे ये नीतीश कुमार की राज में मंत्री का बेटा भी नहीं बच पाया। आपको पता होना चाहिए कि भागलपुर में एक मंत्री हुआ करता था, उनके बेटा को भी सलाखों के पीछे भेजने का काम अगर किसी ने किया था ना, वो यही नीतीश कुमार साहब ने ही किया था। और मैं ये कहता हूँ कि यह कानून का राज है।
फासिस्ट ताकतों को हमेशा से अगर सबक सिखाने का किन्हीं ने काम किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके गार्जियन और बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कानून का राज है वो हमेशा ही कायम रहेगा। जो कानून का राज हमेशा ही कायम रहेगा। बात कर रहे थे, रागिब भाई कह रहे थे कि सीमांचल के नाम को अगर पहचान मिली है तो अख्तुल ईमान की वजह से मिली है। देखिए, हमारे रागिब मामू हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन राजनीति में हमको लगते हैं बहुत कच्चे हैं। आप पूरे इलाके में जाके पता कर लीजिए, सीमांचल का नाम कोई अगर बिहार में फैलाया था वो हमारे राजद के नेता तस्लीमुद्दीन साहब ने फैलाया था। ये लोग भरम फैला करके लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं, नौजवानों को, जो नौसिखिया नौजवान जवान हो रहे हैं, इनको बोलने बोलिए। आप किसी से भी पूछ लीजिए, एक जाहिल से जाहिल आदमी को पूछ लीजिए। हम लोग जिस वक्त मेच्योर नहीं हुए थे, टीनेजर में थे, उस वक्त जानते थे कि सीमांचल का कोई नेता है श्री तस्लीमुद्दीन साहब, जिन्होंने सीमांचल की लड़ाई। वर्तमान की बात करना चाहेंगे। तस्लीम साहब बहुत अच्छे थे। तस्लीमुद्दीन की तारीफ नहीं कर रहे, नहीं, वर्तमान के नेताओं की हम बात करना चाहेंगे। वो बहुत बड़े लीडर हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि उनको इस चर्चा में हम शामिल करें, क्योंकि बड़ी इज्जत के साथ मौलाना साहब तस्लीम साहब का नाम, इस चर्चा से हम उसको बाहर रखना चाहेंगे। किसको बाहर रखना? तस्लीम साहब को नहीं, इन्होंने जिस बात को कहा उस बात को मैंने कोट करते हुए कहा कि सीमांचल का नाम जो है बिहार लेवल तक आज जो है, और सीमांचल के जो भी किया है वो तस्लीमुद्दीन साहब ने। उसके बाद जो फैक्ट है कि जहाँ तक हमको नज़र आ रहा है मास्टर मुजाहिद साहब ये तो सब कोई अपने रोटी सेकने में लगे हुए हैं, चाहे किसी भी दल के नेता हो। उनको फिलहाल शिक्षा सीमांचल से मतलब है नहीं, फिलहाल अपने से मतलब है। सीमांचल के नाम को रोशन मास्टर मुजाहिद साहब किया है। हाँ, किया है, नो डाउट। जो काम अच्छा हुआ है, रोड घाट बने हैं, उसका क्रेडिट मास्टर मुजाहिद साहब को दिया जाए या नहीं दिया जाए? किस क्षेत्र? कोचाधामन में। हाँ, दिया जाए। और उसके बाद कोचाधामन में जितना विकास है उससे ज़्यादा क्राइम भी होते हैं। अगर अफीम की बात की जाए, स्मैक की बात की जाए, तो मैं बिना नो डाउट कहूँगा कि आपका कोचाधामन नंबर 1 पर है। पॉलिटिक्स की बात की जाए, आपका कोचाधामन नंबर 1 पर है। क्राइम की बात की जाए तो आपका कोचाधामन नंबर 1 पर है। विकास की बात किया जाए तो कोचाधामन नंबर 1 पे है। जब विकास के लिए क्रेडिट मास्टर मुजाहिद को दे रहे हैं तो बढ़ते हुए क्राइम का क्रेडिट किसे देंगे? अच्छा, बढ़ते हुए क्राइम का रेशियो कब से बढ़ा है आपके अनुमान? ये अमूमन चलता आ रहा है। कब से? ये अमूमन चलता आ रहा है, शुरू से ही ये रिकॉर्ड रहा। नहीं, शुरू से नहीं, हमको अभी फ़िलहाल 1-2 साल से लग रहा है। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी हैं उनको लगाम और नक कसने की ज़रूरत है इस चीज़ पर। आप स्थानीय विधायक को इसका दोषी मानते? नहीं, दोषी तो हम नहीं कह रहे हैं। वो थोड़ी ना किसी को कह रहे हैं कि आप जाके क्राइम कीजिए, वो थोड़ी ना किसी को कह रहे हैं कि आप अफीम पीजिए या ये कीजिए। और यहाँ के हमारे जो गार्जियन हैं उनको भी अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी नेता हो या मुखिया ही ले लिए छोटा सा, वो भी अपना पंचायत का हर घर के बारे में नहीं कह पाएगा किसका बेटा क्या कर रहा। आखिर में एक सवाल करेंगे रागिब भाई से कि मैंने एक सवाल कई लोगों से किया, लेकिन मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। मैंने बड़े बड़े लोगों से किया कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक आदमी हूँ और मैं अफीम का कारोबार करता हूँ, मैं स्मैक का कारोबार करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई हम होंगे। कौन लोग होते हैं जो क्राइम को बढ़ावा देते हैं, जो गलत लोगों को शय देते हैं, जो ऐसे लोगों को शय देते हैं, वो कौन लोग हैं? ये हमको लगता है कोई नेता शय नहीं देता है। ये है ना, अपने औलाद को अपने को संभालना चाहिए, ठीक है। अपने बाल बच्चा को या अपने गांव का अगर बच्चा हो तो उसको पहले जो आज से 20 साल पहले जो अदब तहजीब था, अभी वो अदब तहजीब है नहीं इलाके में। इसलिए कि अभी आजकल है ना ज़माना कुछ फैशन आ गया है, ठीक है। तो ये कोई नेता नहीं, ये अपने बाल बच्चा को अपने से संभाले। अभी मैं कुछ दिन से कॉमेडी टाइप का भी लिखता हूँ कि गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि गाड़ी में अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले यहाँ पे धनपुरा में एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सपोर्ट डेट हो गया। उसका 3 मोटरसाइकिल वाला वही अफीम या गांजा क्या पी के था, वो एक पेड़ में जाके टकरा दिया, ये गाड़ी तेज़ी चलाने के चक्कर में। इसलिए ये कोई नेता नहीं बता रहा, ये उसको शुरू से जो है हिदायत नहीं की गई। हमारे अभिभावक की कमी अख्तुल ईमान की बहुत तारीफ कर रहे थे आप, लेकिन एक सवाल हम आपको यह कहना चाहेंगे, कुछ चीज़ें अख्तुल ईमान द्वारा कही जाती है कि गरीब की बीवी सबकी भाभी, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अख्तुल ईमान द्वारा कहे गए, जैसे मैं तो उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद अवैसी साहब जिस तरह से आए, मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने उनकी पार्टियाँ छोड़ी थी, जिस तरह से घर पे घुस करके उंगलियों करके गद्दार या बहुत सारी शब्दों को कहना, एक जो माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। चूँकि हम नेता हैं तो हम उस जवाब को आक्रोशित ना होकर भी सही में तरीके से दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम आपसे सवाल कर रहे हैं, अब हम उंगलियों को ऐसे करें
मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या अपने रवैये में अख्तुल ईमान को गौर करने की ज़रूरत है? आपको पता है वो उनका दर्द है, ठीक है। एक जिस दिन पार्टी ये लोग छोड़ा था तो बहुत सब लड़का एमआईएम में जो काम किया था वो लोग 2 दिन से खाना नहीं खाया था। तो उसका दिल से क्या गुजर रहा होगा जो पार्टी को इतना आज 2015 से सींच रहा था, वो 5 विधायक बनाया, ठीक है। तो उसका दिल में क्या गुजर रहा होगा, आप समझ रहे हैं एक बात? आप वो समझ देंगे कि जब एमआईएम को कोई जानता नहीं था तो कुछ लोगों ने पार्टी को सींचा था। यहाँ तक कि जब शुरुआत में जब एमआईएम सीमांचल में आई थी तो जो लोग एमआईएम के बारे में बोल रहे थे लोग उसे अछूता समझ रहे थे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो करोड़पति को दिया गया, तो उस समय उन लोगों के दिलों में क्या गुजरता होगा जिन लोगों ने पार्टी को सींचा था। हाँ, बात ये पार्टी है ना, सोच समझ के टिकट देती है। इसमें है ना जो सीट निकालने वाला होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये हर आदमी को टिकट ही मिले। बहुत सब आदमी है ना एमएलए का कैंडिडेट बन के घूमता है इलेक्शन के टाइम में, और वो सोचता है कि हम एमएलए का मेहनत करेंगे, आखिर में हम जिला परिषद या मुखिया बन जाएंगे, ऐसा भी होता है। ये सब इतना ये आप इस सारा कोचा होंगे तो नहीं है, चूंकि मैं जहाँ बैठे हुए हैं नहीं अपना लॉजिक नहीं, ये सही बात बता रहे हैं। ये तो इतना ऐसा आदमी जो है मुखिया में 500 भी वोट नहीं ला पाया, वो एमएलए का तैयारी कर रहा था, आप सोच सकते हैं। एक एक करके सारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ तक कि जिन्होंने एमआईएम का बीज को डाला, एमआईएम कमरुल हुदा साहब, जिसके वजह से एमआईएम यहाँ फला फूला, उसे भी आप नहीं संभाल पाए। सारे लोग एमआईएम को छोड़कर जा रहे हैं। वो पार्टी छोड़ के नहीं गया, पार्टी से उससे आज से 6 महीना पहले उसको निकाल दिया गया। वो पार्टी छोड़ा था ना, ये तो आप लोग हमारे खिलाफ बोलेगा हम उस पार्टी से निकाल देंगे। नहीं, खिलाफ की बात नहीं है, खिलाफ की बात नहीं है। अख्तुल ईमान का चले। बात ये है वो उनका जो रवैया था, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो जो पहला सीट निकला था वहाँ पर आपका किशनगंज विधानसभा, तो ये अख्तुल ईमान का 90% उसका ये पूरा ये था। अगर वो लड़ते वो भी जीत जाते। वो अगर आज़ाद परिवार को इतना बुरा भला नहीं करता तो वो सीट निकलना मुश्किल था। आज़ाद खानदान यानी आज़ाद परिवार। अच्छा, नौमान साहब मिलने गए थे किसी नेता से, उन्हें माला पहना कर जबरदस्ती पार्टी में ला दिया, क्या कहना चाहेंगे? वो तो माला पहना दिया तो वो कोई बुरी बात नहीं है, वो किसी नेता को बुरा भी नहीं मानना चाहिए, ठीक है। वो आप किसी को पिना रहा होगा, साथ में वो भी था, पिना दिया। डायरेक्ट सवाल है आपसे, अख्तुल ईमान डॉक्टर जावेद मास्टर मुजाहिद, पसंदीदा कौन आपका? पसंदीदा मेरा मास्टर मुजाहिद साहब है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा अख्तुल ईमान को, वो नफरत फैलाने का काम कराते हैं पूरा सीमांचल को। मास्टर मुजाहिद जैसा नेता कोई मिलने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन मास्टर मुजाहिद अगर चुनाव नहीं लड़े तो? अगर चुनाव नहीं लड़े तो हम लोगों को सबको मिल करके सभी गठबंधन को मिलना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म में बनना चाहिए, अपना एक पार्टी बनाना चाहिए। पार्टी बनने के बाद अपने बीच में जो लायकमंद हो उसको खड़ा किया जाए। अगर मास्टर मुजाहिद को टिकट नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, क्यों? तो उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, सबको अपना अपना ये निजी राय है। मैं मास्टर मुजाहिद का फ़ैन हूँ। और मास्टर ईमान नफरत फैलाता है, डॉक्टर जावेद को पसंद करते नहीं हैं, और अगर मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलता नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन बन जाता है कि आप बीजेपी को वोट करें। नहीं, हम तो नहीं चले जाएंगे नेपाल घूमने के लिए। मैं इलेक्शन में नहीं रहूँगा 2024 में। टिकट मास्टर मुजाहिद साहब को नहीं मिलेंगे तो हम नेपाल घूमने जाएंगे या उम्रा करने चले जाऊँगा। क्या दिक्कत है? यहाँ रहने से कोई दिक्कत होगा ना, किसी के बारे में बोलना पड़ेगा, किसी के बारे में कुछ करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि यहाँ रहना ही नहीं है। अगर मास्टर साहब को टिकट मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे? मैं उसके साथ तन मन धन लगा कर काम करूँगा। चलिए, अगर विधानसभा लेवल की बात किया जाए, इजहार एसपी साहब और मास्टर मुजाहिद साहब की तुलना की जाए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मास्टर मुजाहिद साहब अपनी जगह ठीक है, इजहार साहब भी बहुत अच्छे हैं। मैं दोनों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं जी। लेकिन वो दोनों आपस में उन दोनों की नहीं बनती है। दोनों की बन जाएगी इंशाल्लाह। 2024 आने से पहले इंशाल्लाह सब महागठबंधन एक साथ हो जाएंगे। अभी महागठबंधन में है, दोनों इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है। लोकल चीज़ों को लेकर आप चुनाव भी लड़े थे और सारी चीज़ों को आपने देखा भी था चुनाव में, तो लोकल चुनाव में कैसा कुछ रहता है जब आप लड़ते हैं? लोकल चुनाव में देखिए, सबसे पहली बात गांव में अगर अपना ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएगा तो दिक्कत पड़ जाता है। अगर मैं भी इलेक्शन लड़ा 2000 इसमें पंचायत चुनाव लड़ा, मेरे कैंडिडेट गाँव से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो गए, इसी वजह से मैंने हार गया। कुछ मैसेज देना चाहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं को यही कहेंगे कि फेसबुक से कुछ चलने वाला नहीं है, ये फेसबुक या नेता सब बेकार हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात, अपना काम धंधा में रहें,
इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। फेसबुक से कुछ होने वाला नहीं है, फेसबुक का नेता कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप जिस नेता को सपोर्ट करते हैं, अगर सबसे ज़्यादा कोई फेसबुक में पोस्ट करता है तो मास्टर मुजाहिद साहब है। कहीं इशारा यत्न उन्हीं पर तो नहीं था? नहीं, मास्टर मुजाहिद को तो ये नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो युवा लड़का करते हैं उनके लिए ये है कि भाई अपने काम से काम को ध्यान दे। पैसे किसी के पास नहीं है, किसी के पास 10 टका जरूरत पड़ेगा तो नहीं दे पाएगा, वो इसके बारे में उसके बारे में उंगली करते रहता है। और जो माइक पकड़ के घूमता है, सिर्फ कोई नेता 500 दिया उसके बारे में लिख देगा। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, जो अच्छा करता है अच्छा का लिखिए, जो खराब करता है वो खराब बोल दे। पिछले कुछ दिनों आपके विधानसभा के कुछ लड़कों पर एफआईआर हुआ, वो इसी तरह जो आप बोल रहे हैं कि कुछ भी लिख देने से उन पर एफआईआर हुआ, उन लड़कों के बारे में क्या राय है आपका? नहीं, उन लोगों को तो अच्छे से लिखना था, मर्यादा में रखना था। कहना कि गलत लिखा है उन लोगों ने। कुछ लिखा है भाई, वो किया है, उन लोगों को एफआईआर किया है, लेके चल जाना था, एफआईआर करना था। बुराई कीजिएगा, आपका घर वाला भी साथ नहीं देगा तो कोई नेता भी साथ नहीं देगा। अच्छा करके जाइए, पैरवी कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से सम्मान देंगे। कहना कि चापलूसी करने का चापलूसी नेता जो भी पत्रकार हो या फेसबुक वाला चापलूसी करेगा, 500 मिलेगा, वो 500 तेल डालेगा, वो कुछ नहीं होने वाला है, वो लाइफ बर्बाद हो रहा है। लास्ट सवाल इस हिसाब से भाई साहब कुछ बोल रहे थे, फेसबुक से कुछ नहीं होता है। फेसबुक का एक बड़ा चेहरा है नवान अवैसी साहब, उनसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा बगल में आ जाइए। हम चाहेंगे कि सर थोड़ा, हाँ, फेसबुक से कुछ नहीं होता है, लेकिन इन्हीं के जो नेता है वो पटना जाते हैं तो पोस्ट करते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब के समर्थ है कि दुआ में याद रखेगा, पटना से आते हैं तो पोस्ट करते हैं दुआ में याद रखेगा। किसी अगर सुन्नत में जाए तो पोस्ट करते हैं कि दुआ में याद रखेगा, और उनके समर्थक कहते हैं कि फेसबुक से कुछ नहीं होता है। वही तो कहने हैं कि सर जी बोल रहे थे हमारे लिए जायज है, दूसरे लिए नाजायज नहीं है। तो एक मौलाना होता है कि बोले हमरा जेला करे, बोले बोला ना कर, हमरा जेला कुछ उठा कर। तो वही बात इनका है, मास्टर साहब ये पोस्ट करे तो इनके लिए जायज है। हम आवाम जो गरीब मजदूर के लिए आवाज उठाए तो ये नाजायज है, कहाँ से हुई भाई? और भाई साहब एक और भी बोल रहे थे कि बोले आप नेपाल, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब जगह हमको, ये जो सदर में हमारे सीमांचल के आवाज़ को जाकर के बोलेगा, जो नेता हमारे आवाज़ को सीमांचल यानी कि सदर में जाकर के बोलेगा, वो नेता को ये अगर भाई साहब अगर दंगा फंसाने वाला काम बोल रहे हैं तो ये कहाँ से बोल रहे हैं? कौन सा काम देगा कि हमारे अख्तर साहब दंगा फैला रहे हैं? भाई ये कौन सा काम, यानी कि वो साबित हमको दिखाइए। ये जो भाई साहब बोल रहे थे कि भाषण, जो भड़काऊ भाषण देते हैं आपके भाईजान, बड़े वाले भाईजान अवैसी साहब को लेकर के बोले होंगे, वो तो हमारे अख्तर, यहाँ पे देखो बड़े भाईजान को तो वहाँ पे नाम नहीं, यहाँ पे नाम जिसको लिए बोला थे कुछ कि गोली वैसा मरल जा, हाँ जैसा यानी कि निशाना रोचे, हाँ तो ईशा बोलिया वहाँ डायरेक्ट काक बोल ले, अख्तरी माना बोल ले, बोले अख्तरी माना रे भाई हम चार आवाज ले जाए सदलो जाए बोलो, यानी कि जरा परेशानी है सीमान चलो उड़ा जाए सदलो जाए बोलो तो उड़ा नगल को कि वहाँ खराब छे करने का खराब। और इरा बात को यानी कि मास्टर मुजाहिद कोई रास्ता घाटा कोई मिले गल फोटो डाल दिले वार्ते ने उड़ा हंगल चाहिए। आज हमारा अगर नौजवान क्या है सर, बता देनी सर, ये बात बताइए, आज हमारे गरीब मजदूर के साथ अगर कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता है, कोई यानी कि दुख मुसीबत होता है, तो आज हमारे युवा क्या करते हैं? गरीब मजदूर यानी कि नेताओं को यानी कि दबाव सुलेमान के बारे में कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति परेशानी लेकर के जाए उनके पास तो उनकी सुनते नहीं है, उनको डायलॉग मंगा के भगा देते हैं। कौन से नहीं सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। आपने कभी अख्तर उस्मान से मुलाकात किया? जी बिल्कुल किए हैं सर। क्या आपका नाम याद है उनको? जी याद है। क्या पूछे थे पहला सवाल? क्या हम कुछ नहीं पूछे, बस मेरा नेता ही हो तो हमको बस जाने के बाद ही हमको खुश हो गया। बोले थे कि अजीज हम पहचाने नहीं, वो यानी कि पहले से हमको पहचानते हैं कि मौलाना नवान अवैसी साहब सीमांचल में एक अवैसी नाम से कोई लड़का है। यानी इस बार आप अवैसी साहब अख्तर उस्मान के लिए जी जान लगा देंगे, अगर आपको अपने से भी पेट्रोल जलाना पड़े तो तैयार हैं? क्या बोल रहे हैं सर, जान देने के लिए तैयार हैं हम, थोड़ी दे दीजिए जान। हाँ बिल्कुल जान दे देंगे, भाई साहब की तरह थोड़ी ना। भाई साहब करेंगे यानी कि मुर्दने यानी कि मुर्गा उसारने जायज और हम जरतने यानी कि आपको ये परिभाषित करना है कि अंधभक्ति किसे कहते हैं या भक्ति किसे कहते हैं। अवैसी साहब जो कह रहे हैं कि जान दे देंगे, मैं सोचा हूँ असल में भक्ति इसी को कहते हैं। ये भक्ति की क्या बात है भाई, ये भक्ति की क्या बात है? ये बात बताए जो हमारे हक के लिए वोट दे सकते हैं, उनके लिए मेहनत कर सकते हैं, जान कभी नहीं दे सकते हैं। क्या है? हमारी जान किसी नेता से बड़ा है। हमारी माँ ने, हमारे बाप ने जो हमारी पैदा किया है, हम किसी नेता के लिए जान दे दे वो उसे हम सही नहीं। बिल्कुल सर जी, आप ये बताइए कि देश के लिए जान कुर्बान करना जायज है? अच्छा। जायज है कि नहीं जायज है? अगर कोई नेता को हम सपोर्ट करेंगे तो वो नेता हमारे लिए अगर वो जान देना चाहते हैं तो उसके जरिए हम भी अपना जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे अवैसी साहब जो हमारे लीडर हैं वो देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं।
ठीक है, मैं भी सोचता हूँ कि सर के साथ मैं भी कुर्बान हो जाऊँ। संजय आलम तुलसिया अगर ये पोस्ट आपका देख लेगा ना, उसके बाद आपसे घूमना फिरना बंद ही कर देगा। नहीं काहे नहीं घूमेगा, दोस्त है। अब राजनीति की अलग बात है, दोस्त हैं हम लोग। चलिए, बहुत सारी सवाल थे, बहुत सारी चीज़ें हम विद्यालय चल। आखिर में रमीज रेजा साहब कुछ कह रहे थे, उनसे सवाल लेकर हम वीडियो में को लास्ट करना चाहेंगे। आखिर में हम कह रहे थे कि बात निकल कर सामने आई, किसी भी चीज़ों को अदरवाइज नहीं लेना है, लोगों की जो राय थी उसे दिखाना भी जरूरी होता है। अफरोज भाई की तरफ से एक सवाल आया कि फेसबुक से कुछ नहीं होता। मैं भी यहाँ पर कुछ बात रखना चाहूँगा कि सर, फेसबुक से कुछ नहीं होता। मैं बात को मानता हूँ कि कुछ लोग इसका गलत यूज भी करते हैं, कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जब तक सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, लोगों को इंसाफ मिलने लगा है। क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि जो मिनाज हत्याकांड हुआ था, अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो क्या मिनाज के कातिल पकड़े जाते? क्या उन्हें इंसाफ मिल पाता? ऐसी हजारों सड़कें हैं जिन्हें पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया के नेताओं की नज़र पड़ती है। यकीनन सच्चाई तो यह है कि जब से सोशल मीडिया आई है, हमारे नेताओं का जीना दुश्वार हो गया है। उनकी कमियों को नौमान अवैसी जैसे लोग मजबूती के साथ रखते हैं, और कहा जाता है कि बेकार मवाज कुछ क्या कर ना सके तो कुछ कहकर। वो लोग सिर्फ कल तक क्या होता था कि नेताओं से कौन मिल पाता था? सिर्फ बड़े लोग मिल पाते थे। गांव के सरपंच साहब, गांव के मुखिया जी के अलावा एक किसान नहीं मिल पाता था। आज किसान का बेटा भी लिखता है कि हमारा रोड खराब है, विधायक जी सोया हुआ है, और विधायक जी का पीए स्क्रीनशॉट कर विधायक जी को दिखाता है, और विधायक जी जान पाता है कि तुलसिया का वो रोड खराब है। अरे मंगलूर रोड सही माने खराब से रिपोर्ट बने भेज। फेसबुक का ये फायदा भी है। हाँ, इस बात को मानते हैं कि कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, जो इसका नहीं करना चाहिए। राजद के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, कौन क्या है नहीं है, माँ सच बता, हमको थोड़ा याद कम रहता है, कुछ बोलना चाह रहे थे। हम बोल रहे थे कि हमारे रागिब साहब और नौमान भाई बोल रहे थे कि हाँ, अख्तरुल ईमान जो है सीमांचल का सबसे बढ़िया नेता है। और हम ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में जिस तरह से आरएसएस का नेता होता है ना, आरएसएस का मेन नेता है जैसे अमित शाह, ठीक है ना, उसी तरह से अख्तरुल ईमान है उसका ऑपोजिट में, ठीक है ना। आरएसएस से तुलना करें अख्तरुल ईमान क्या आरएसएस से तुलना करें? बिल्कुल, आरएसएस का सेकंड, जैसे बायां हाथ और दायां हाथ होता है ना, एक दायां हाथ हो गया आपका आरएसएस और बायां हाथ हो गया आपका एमआईएम। क्या कहना चाहेंगे? आरएसएस ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक ईमान वाले को गैर मुस्लिम के साथ आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं भाई? एक ईमान वाला है ना, आप ये बात बताइए कि कैसा, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। देखिए अच्छा, एक मिनट बताइए, ये मुस्लिम और एक गैर ईमान और ईमान की बात करते हैं। अरे भाई, ईमान से क्या जुड़ा हुआ है पॉलिटिक्स का? और ये पॉलिटिक्स में हमारे ईमान की जब बात करते हैं, जिसको हम लोग मानते हैं, जिस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट को हम लोग मानते हैं, जिसकी कलमा हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने भी कहा है कि गैर इस्लाम हो या गैर मजहब हो, सबको लेके चलना है। चले रागिब भाई, आरएसएस का दूसरा पार्ट है अख्तरुल ईमान। आरएसएस को मजबूत बिहार में कौन किया, ये सोचने की बात है। कौन किया? 17 साल नहीं, 22-23 साल जो रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, उस वक्त से यहाँ पर बिहार में आरएसएस को मजबूत वही कर रहे हैं, और ये जबरदस्ती बदनाम लगा रहे हैं। ये कोई बात हुई? ये है ना, ये लोग महागठबंधन में जब अभी फिर भाजपा में चले जाएंगे नीतीश कुमार, कोई ठिकाना नहीं है। अभी 2-4 महीने में आप देख लीजिएगा, हो सकता है लोकसभा से पढ़ लिया, कोई ठिकाना नहीं। जब से ये बात बोले हैं कि हम राजनीति छोड़ दूंगा और नहीं, जिस तरह से पहले कहते, उस दिन से ज़्यादा विश्वास हो गया। उस वक्त ये लोग क्या करेंगे, उस वक्त पूछेगा इन लोगों को। अर्जुन भाई, सवाल था कि गोधरा बात आई, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, आपने उनकी चूँकि बहुत कसीदे पड़े कुछ देर पहले, गोधरा कांड हुआ था और उस समय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। अगर वो एक जांच करा देते तो बहुत सारे मुसलमानों की जान बचती, जो दंगा हुआ था वो नहीं होते। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उस समय वो जांच क्यों नहीं कराए थे? गोधरा कांड याद होगा आपको? नहीं, गोधरा कांड याद है। और जिस तरह से आप बोलते हैं ना कि गोधरा कांड, देखिए हमारी सरकार उस समय नीतीश कुमार जी माननीय क्या थे, रेल मंत्री थे। और आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि ये हमारे करीब में गैसल का जो दुर्घटना हुआ था, वही वो मर्द था जो आने के बाद यहाँ के लाशों पर राजनीति करना छोड़कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये इससे बड़ी मर्दान की तो कोई बात है नहीं। और जहाँ तक रही, आप लोग बोलते हैं कि आरएसएस को फला फुला, मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ने अपने स्टैंड से कभी समझौता नहीं किया। और जब उनको जहाँ बारी पड़ी, मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने ये बात बोला भी था कि मिट्टी में मिल जाऊँगा, फिर भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगा। फिर भी गए। क्यों गए? क्योंकि लालू जी के बेटा जो था उस समय, वो करप्शन में संलिप्त था और वो अपना आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया। मजबूरन उन्हें
किसी और को चाबी ना सौंप कर अपने ही किसी और के साथ जाकर के सरकार चलाई, ये तो कम बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि आज के डेट में बीजेपी का जो रुख रवैया है, जो रूप रवैया, वो आप देख ही रहे हैं। लालू जी का जो बेटा था वो करप्शन में मुब्तला थे, इसलिए उन्होंने राजद से नाता तोड़कर भाजपा में चले गए। तो ऐसी कौन सी दवाई आ गई 2 साल में, या ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन आ गया जिसमें तेजस्वी प्रसाद को डाला गया और वो शुद्ध होकर निकल गए? नहीं, सूद की बात नहीं है। मैं कहता हूं कि सिचुएशन और हालात के साथ कुछ लोगों को समझौता करना पड़ता है, मैं तो ये कहता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह से आज के डेट में भी और लोगों पर केस है, चाहे CBI हो, ED हो। अभी आप देख लीजिए सतपाल मलिक जी को, कभी राजपाल हुआ करते थे, आज वो CBI के रडार में चले गए। तो यही ना है भाई, दुरुपयोग किया जा रहा है, अच्छे नेताओं को फंसाया जा रहा है। और मैं कहता हूं कि जिस तरह से ये विपक्षी एकता एक साथ मजबूत हो रहा है, आने वाले समय में बिहार के साथ साथ पूरे देश की दशा और दिशा दोनों इंशाल्लाह चेंज होगा, ये आप देख लीजिएगा। विदा लेते हैं आपसे इसी के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।